गरीब बना डॉक्टर। रामपुर नाम के गांव में शरद नाम का एक आदमी रहा करता था। उसे एक बेटा था रमेश। रमेश के जन्म के बाद ही उसकी मां चल बसी थी। रमेश शरद का बहुत लाडला था। वो उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश किया करता था। ऐसे ही एक दिन शरद अपनी मजदूरी का काम कर रहा था। बहुत तेज धूप होने के कारण वो चक्कर आके गिर गया। वहां के लोग उसे उठाकर अस्पताल में लेकर गए और ये बात रमेश को पता चल गई। वो अपने पिताजी को देखने के लिए अस्पताल में आया। अरे मेरे बच्चे, आओ। तुम्हें किसने बताया मैं यहाँ हूँ? पिताजी, मुझे रहीम चाचा ने बताया और आप घर पर भी नहीं दिखे, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। आपको चक्कर कैसे आ गया पिताजी? पता नहीं बेटे, खाने की लापरवाही हो सकती है। पिताजी, आप ठीक समय पे खाना खा लिया करो। रमेश मन ही मन सोचने लगा। अगर मैंने भी कुछ काम किया तो मेरे बाबा को थोड़ी मदद हो जाएगी। इसी सोच के साथ अगले ही दिन रमेश कुछ काम ढूंढने के लिए बाहर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक अखबार डालने वाले की दुकान दिखाई दी, जहाँ पर किसी अखबार डालने वाले लड़के की जरूरत थी। रमेश उस दुकान में गया और उस दुकानदार से बात की। चाचा, मैंने आपके यहाँ बाहर लगा हुआ बोर्ड देखा। मैं घर घर जाकर अखबार बांट सकता हूँ। अरे बच्चे, तुम बहुत छोटे हो, मैं तुम्हें काम पर नहीं रख सकता। चाचा, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी बहुत बीमार है। मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, तुम कल से काम पर आ सकते हो। तुम्हें महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा, मगर सुबह सुबह आकर अखबार डालने पड़ेंगे। चाचा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कल से ही काम पर आ जाऊंगा। मगर चाचा, मैं अखबार कैसे बांटूंगा? मेरे पास तो साइकिल नहीं है। मेरे पास एक साइकिल एक्स्ट्रा है, तुम वो ले सकते हो। जी चाचा। ऐसा कहकर रमेश वहां से चला जाता है। अगले दिन सुबह 5 बजे ही उठकर वो उस दुकान पर चला गया। दुकानदार ने दिए हुए सभी घरों में अखबार डालकर बचे हुए अखबार लेकर वापस दुकान में आया। आज उसका काम का पहला ही दिन होने के कारण वो बहुत थक गया था। अरे रमेश, थक गए क्या? नहीं नहीं चाचा, आज काम का पहला दिन है ना, कल से इतनी तकलीफ नहीं होगी। अब तुम घर जा सकते हो। रमेश घर चला आता है। अरे बेटा, कहाँ गए थे तुम इतनी सुबह सुबह? बाबा, मैंने काम ढूंढ लिया है अखबार बांटने का। मैं उसी काम पे गया था। मगर तुम क्यों काम कर रहे हो बेटा? मेरे होते हुए मेरा बेटा काम करे? अरे बाबा, मैं छोटा सा ही तो काम कर रहा हूँ। आप तो दिन भर काम करते हो, मुझे ये छोटा काम करने दो। उसकी काम करने की इच्छा देखकर शरद ने उसे ना नहीं कहा। उसी दिन से रमेश ने अपना अखबार बांटने का काम शुरू रखा और उसी के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। वो बहुत मन लगाकर पढ़ाई करता था और ये सब देखकर उसके पिताजी बहुत खुश थे। ऐसे ही एक दिन उस अखबार बेचने वाले दुकानदार के पैर में मोच आ गई और उसके पैर में सूजन आ गई। वो अपना पैर पकड़कर अपने दुकान पर बैठा हुआ था। तभी रमेश वहां आया। अरे चाचा, क्या हुआ है आपके पैर में? बहुत सूजन आई है। अरे बेटा, दुकान आते आते पैर में मोच आ गई, अब बहुत दर्द कर रहा है। ओह, आप पैर सीधा रखिए। रमेश ने उसके पैर को देखा और उससे कहा, चाचा, मैं आपके पैर में तेल लगाकर मालिश कर देता हूँ, इससे आपको आराम मिलेगा। बेटा, तुम्हें कैसे पता कि तेल लगाने से सूजन को आराम मिलेगा? एक बार मेरे पिताजी के पैर में भी मोच आई थी और जब मैंने तेल से मालिश कर दी तो उन्हें बहुत आराम पड़ा था, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा, तुम्हारा हाथ आजमा के देख लो। रमेश ने दुकानदार के पैरों की अच्छे से मालिश की, जिस वजह से दुकानदार को बहुत आराम मालूम पड़ा। अरे रमेश बेटा, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा दर्द ही गायब हो गया। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रमेश काम के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी बहुत मेहनत से करता था। कुछ ही दिनों में उसकी 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट आया। वो पूरे जिले में अव्वल आया था और ये देखकर शरद बहुत खुश था। बेटा रमेश, तुम जिले में पहले आए हो। बेटा, तुम्हें आगे क्या करने की इच्छा है? पिताजी, मैं आगे जाकर डॉक्टर बनना चाहता हूँ, जो सबकी मदद कर सके। ये तो बहुत अच्छा विचार है बेटा। मैं कुछ ना कुछ करके पैसों का इंतजाम कर लूंगा, तुम अपने एडमिशन की तैयारी कर लो। पिताजी, मुझे लगता है मेरा स्कॉलरशिप के चलते एडमिशन हो जाएगा। बेटा, ऐसा हो गया ना तो सोने पे सुहागा। हाँ पिताजी, मैं कॉलेज जाकर देखता हूँ। ऐसा कहकर रमेश कॉलेज में चला गया। वहाँ उसने टीचर से बात की और कुछ ही दिनों में उसकी एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो गई। अब रमेश बहुत मन लगाकर पढ़ाई करने लगा, लेकिन अब पढ़ाई की वजह से उसे समय नहीं मिलता था, तो उसने काम करना बंद कर दिया। ऐसे ही लगभग 4-5 साल बीत गए और अपनी मेहनत के जोर पर रमेश अब एक नामांकित डॉक्टर बन गया। उसने लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। ऐसे ही एक दिन रमेश के अस्पताल में
उस अखबार बेचने वाले दुकानदार की पत्नी सरला उसे बेहोश अवस्था में वहां पर लेकर आई। डॉक्टर साहब, इनको क्या हुआ है, जरा देखिए ना। जी जी, मैं देखता हूँ। डॉक्टर रमेश उस दुकानदार को ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए और उनका इलाज शुरू कर दिया। कुछ देर बाद एक नर्स बाहर आई। पेशेंट के साथ कौन आया हुआ है? जी मैं आई हूँ। कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके लिए आपकी सिग्नेचर लगेगी। जी। कुछ घंटों बाद दुकानदार का ऑपरेशन हो जाता है और डॉक्टर रमेश ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। तभी सरला उनसे पूछती है, डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ था? इनको कुछ होगा तो नहीं ना? चाची, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, इसीलिए ऑपरेशन करना पड़ा। अब वो खतरे से बाहर है। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं चलता हूँ। जी। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब दुकानदार की सेहत में सुधार आता है और ऐसे ही एक दिन डॉक्टर उन्हें चेक करने आते हैं। डॉक्टर साहब, आपकी वजह से मेरी जान बच गई। जी, मेरी वजह से आपकी जान नहीं बची, आपको सही समय पे अस्पताल में लेकर आए, इस वजह से बची है। दुकानदार अपने हॉस्पिटल के बिल को लेकर बहुत चिंतित था। उसने नर्स से कहा, सुनिए, क्या आप मेरा बिल दे सकती है? जी, आपका सभी बिल चुकता किया हुआ है, आप चिंता मत कीजिए। किसने किया मेरा बिल चुकता? डॉक्टर साहब ने। डॉक्टर साहब, आपने मेरा हॉस्पिटल का बिल चुकता कर दिया? क्यों डॉक्टर साहब? अरे चाचा जी, अब मैं वो अखबार डालने वाला रमेश नहीं रहा, अब मैं डॉक्टर रमेश बन गया हूँ। ये सुनकर दुकानदार की आंखों में आंसू आ गए। बेटा रमेश, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम्हारी मेहनत रंग लाई बेटा, बहुत तरक्की करो। ये सब आपकी वजह से हुआ है चाचा। अगर उस दिन आप मुझे मौका नहीं देते तो शायद मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। दुकानदार को ये बात सुनकर बहुत खुशी हुई। कुछ ही दिनों में वो ठीक ठाक होकर अपने घर चला गया और रमेश अपने पिताजी के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर कुछ करने की लगन हो तो मंजिल मिल ही जाती है। भूतिया कुआं। सुंदरपुर नगर में शंभू नाम का एक लकड़ियों का कारागिर रहता था। उसे एक लड़की थी जिसका नाम था राधा। राधा बहुत ही होनहार और होशियार लड़की थी। शंभू का एक मित्र था हरिया, जो खेतों में काम किया करता था। उसकी बेटी थी श्यामा। दोनों भी बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी बेटियां भी अच्छी सहेलियां थी। एक दिन गांव में बहुत घबरा देने वाली घटना होती है। गांव के पास एक पुराना कुआं होता है। उसके पास गांव के एक आदमी की लाश दिखाई देती है। ये सब देखकर गांव वाले बहुत डर जाते हैं। उस आदमी को किसने मार डाला और क्यों मार डाला, ऐसे बहुत सारे सवाल गांव वालों के मन में होते हैं, मगर उन सवालों का कोई जवाब नहीं मिलता। इसीलिए सब लोग यही समझ लेते हैं कि कुएं पर किसी भूत का साया है जो ये सब कर रहा है। दूसरे दिन पंचायत में गांव के सरपंच जी लोगों को एक निर्णय सुनाते हैं। गांव के उस कुएं पर भूत का साया है, इसलिए कोई भी उस कुएं से पानी नहीं भरेगा। सब लोग हाँ कहकर सरपंच जी की बात मान लेते हैं। अब गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के पास नहीं जाता और ना ही उसका पानी भरता है। चंदा मौसी, क्या सच में कुएं पर भूत होगा क्या? होगा बेटी, तभी तो उस आदमी की लाश वहाँ मिली ना। गांव की औरतें भी शाम होने से पहले ही पानी भर लिया करती थी और रात को उस गांव में कोई भी बाहर नहीं निकलता था। ये सब राधा और श्यामा को कुछ अजीब लगता है, मगर वो घर वालों की वजह से बाहर नहीं निकलती। एक दिन ऐसे ही, अरे श्यामा, क्या सच में भूत वूत होते हैं क्या? क्या पता राधा, मगर भूत वूत तो कुछ होते ही नहीं है। हाँ श्यामा, वो तो है, लेकिन हमें इस बात की सच्चाई पता लगानी ही होगी। राधा और श्यामा रात को घर के आंगन में मिलने के लिए आती है। रात में दोनों सहेलियां साथ में मिलकर एक पेड़ के पीछे छुपकर उस कुएं की तरफ देखती है। सारे गांव में बहुत शांतता फैली हुई है। तभी कुएं के पास कुछ हलचल दिखाई देती है। दोनों सहेलियां बहुत डर जाती है, मगर वो उसी जगह खड़ी रहती है। रात के घने अंधेरे में उन्हें कुछ ठीक से दिखाई नहीं देता, इसलिए दोनों चुपचाप घर लौट जाती है। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर भूत का कोई पता नहीं चलता और गांव के लोगों के दिल में अभी भी डर बैठा रहता है। एक दिन शंभू को जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो जाती है। जंगल के रास्ते गांव आते समय वो देखता है कि कालू नाम का एक डाकू उसी रास्ते से गांव में जा रहा था। शंभू कालू को बहुत अच्छी तरह से जानता था, क्योंकि शंभू जंगल में बहुत बार लुट चुका था। कालू एक डाकू था जो लोगों से पैसे हड़प लेता था और लोगों ने सुना नहीं तो उनकी जान ले लेता था। अब शंभू को डर लगने लगा। हे भगवान, ये कालू आज भी मुझे लूट लेगा। ऐसा कह के शंभू उसके पीछे दूर खड़ा रहा।
उसे जाने दिया और वो उसके पीछे पीछे दबे पांव चलने लगा। शंभू उस कुएं के पास आता है। कालू उस कुएं के पास कुछ कर रहा होता है। कुएं के पास एक पुरानी हवेली थी जिसमें कोई नहीं रहता था। कालू कुएं के पास आकर एक मुर्गी को काटने लगता है और उसका खून वहाँ छिड़क देता है। बाद में मुर्गी उठाकर वो उस पुरानी हवेली में चला जाता है। अरे ये क्या, ये कालू तो डाकू है और यहाँ ये सब क्या कर रहा है, और मुर्गी को मार के यहाँ से चला गया, देखना पड़ेगा। ऐसा कह के शंभू उस हवेली में जाके देखता है। वहाँ उसे कालू मुर्गी पकाते हुए दिखाई देता है। इस गांव के लोग तो बेवकूफ ही है। खून आदमी का है या मुर्गी का ये भी नहीं समझ पाते। ये भूतिया कुआं तो मेरे बड़े काम में आया। अच्छी तरह से लोगों के मन में दहशत बैठ गई है। अच्छा, तो ये लोगों को बेवजह डरा रहा है जिससे लोग हवेली और कुएं के पास ना आ सके। और उस आदमी का खून भी कालू ने ही किया होगा। हर रोज यहाँ आकर खून के निशान भी यही लगाता है। तेरा तो अच्छा भांडा फोड़ करूंगा कालू, रुक जरा। ऐसा कह के शंभू वहां से निकल जाता है और घर आकर सारी बातें घर वालों को बता देता है। घर वालों का तो विश्वास ही नहीं बैठता। तभी राधा बोलती है, पिताजी, उस दिन रात में मैं और श्यामा भी कुएं के पास गए थे, लेकिन अंधेरे की वजह से हम ठीक से कुछ देख नहीं पाए। अरे राधा, ऐसे घर में ना बताकर कहीं मत जाया करो। ठीक है पिताजी, मगर अब हम उस कालू चोर का पर्दाफाश करके ही रहेंगे। ठीक है, कल हरिया चाचा को बुलाकर एक योजना बनाएंगे। चलो अब सो जाओ। ऐसा कहकर सारे लोग सो जाते हैं और सुबह उठकर शंभू और राधा हरिया के घर जाते हैं। हरिया, ओ हरिया, जरा बाहर आना तो। अरे शंभू, आज सुबह सुबह कैसे आना हुआ? कुछ काम है क्या? अरे काम कुछ नहीं, तुम्हें कुछ बताना है। क्या बताना है, बोलो। अरे कल जंगल से लकड़ियां लाते समय बहुत देर हो गई थी मुझे। जंगल के रास्ते से गांव में आते आते मुझे वो कालू चोर दिखाई दिया। वो गांव में घुस रहा था। वो कुएं के पास आया और उसने मुर्गी काटी। मुर्गी काटकर उसका खून वहां पर छिड़क दिया और पुरानी हवेली में चला गया। वो वही रहता है और मुर्गियां पकाकर मजे से खाता है और हम सब लोग भूत भूत करके डरते रहते हैं। क्या कह रहे हो? अगर ये बात सच है तो हमें उसे सबक सिखाना चाहिए। हाँ हरिया, मेरे पास एक योजना है। हम आज रात ही पुलिस को बुला लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे उसे। क्या कहते हो? पिताजी, चाचा जी, हमारे पास एक बहुत अच्छी योजना है। हम दोनों आज रात को भूत का भेष बना लेंगे और कुएं के पास खड़े हो जाएंगे। जैसे ही कालू चोर आएगा तो हम उसे डराएंगे, जिससे वो अपना गुनाह कबूल कर ले। हाँ चलेगा, मगर तुम ये सब संभल कर करना। श्यामा और राधा ने पूरा पहराव भूत की तरह बना लिया। अब शाम हो गई थी। वे दोनों कुएं की ओर जाकर खड़ी हो गई। सारे गांव वाले पेड़ों के पीछे छुपकर देखने लगे और अब तक पुलिस वाले भी वहां आ गए थे। तभी जंगल के रास्ते कालू चोर वहां आता है। जैसे ही कालू कुएं के पास आता है, वहां खड़े भूतों को देखकर चिल्ला पड़ता है, भूत भूत। हाँ 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 हाँ, आओ मेरे पास आओ। तुम खामखा लोगों को मेरा नाम लेके डरा रहे थे, इसीलिए मुझे आना पड़ा। अरे भूत जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैंने जीवन में कई लोगों का खून किया है और आपका नाम लेके इस गांव के लोगों को मैं डराता हूँ। मगर गांव के लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम उन्हें क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मैं लोगों को डराऊं तो इसमें मेरा ही फायदा था। मुझे रहने के लिए हवेली और लोगों की मुर्गियां खाने को मिलती थी। अगर जरूरत पड़े तो मैं चोरी भी कर लेता था। अगर कोई मेरे बीच में आया तो मैं उसे मार डालता था। लेकिन अब मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा। सच बोल रहे हो या ये भी झूठ बोल रहे हो? मैं सच बोल रहा हूँ, आप मेरा विश्वास कीजिए। तभी पुलिस वहां आके कालू को पकड़ लेती है और उसे थाने में ले जाती है। सारे गांव वाले राधा और श्यामा की एक्टिंग की प्रशंसा करते हैं और उनका सत्कार करते हैं। उसी के साथ हरिया और शंभू की सूझबूझ की भी वाह करते हैं। अब गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं और अफवाहों पर यकीन करना छोड़ देते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी अफवाहों पर विश्वास नहीं रखना चाहिए और किसी भी बात की जांच पड़ताल किए बिना किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचना चाहिए। जादुई छड़ी। तीसरे दिन जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने गए तो चंद्रकला नाम की तीसरी पुतली ने प्रकट होकर उन्हें रोका। हे राजन, यह क्या कर रहे हो? पहले विक्रमादित्य जैसे काम करो, तब सिंहासन पर बैठना। विक्रमादित्य ने कैसे काम किए थे? लो सुनो। एक बार पुरुषार्थ और भाग्य में इस बात पर ठन गई कि कौन बड़ा है। पुरुषार्थ ने कहा कि बगैर मेहनत के कुछ भी संभव नहीं, जबकि भाग्य का मानना था
कि जिसको जो भी मिलता है भाग्य से मिलता है, परिश्रम की कोई भूमिका नहीं होती है। उनके विवाद ने ऐसा उग्र रूप ग्रहण कर लिया कि दोनों को इंद्रदेव के पास जाना पड़ा। झगड़ा बहुत ही पेचीदा था, इसीलिए इंद्र भी चकरा गए। पुरुषार्थ को वे नहीं मानते जिन्हें भाग्य से ही सब कुछ प्राप्त हो चुका था। दूसरी तरफ अगर भाग्य को बड़ा बताते तो पुरुषार्थ उनका उदाहरण प्रस्तुत करता जिन्होंने मेहनत से ही सब कुछ अर्जित किया था। इंद्र असमंजस में पड़ गए और किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे। काफी सोचने के बाद उन्हें विक्रमादित्य की याद आई। सारे विश्व में इस झगड़े का समाधान सिर्फ विक्रमादित्य कर सकते हैं। आप दोनों राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वो परम ज्ञानी है। राजा विक्रमादित्य जरूर आपके प्रश्नों का समाधान निकालेंगे। पुरुषार्थ और भाग्य मानव वेश में विक्रमादित्य के पास चल पड़े। विक्रमादित्य को भी झगड़े का तुरंत कोई समाधान नहीं सूझा। उन्होंने दोनों से 6 महीने बाद आने को कहा। जब वे चले गए तो विक्रमादित्य ने काफी सोचा। समाधान के लिए वे सामान्य जनता के बीच वेश बदलकर घूमने लगे। काफी घूमने के बाद भी जब कोई संतोषजनक हल नहीं खोज पाए तो दूसरे राज्यों में भी घूमने का निर्णय किया। काफी भटकने के बाद भी जब कोई समाधान नहीं निकला तो उन्होंने एक व्यापारी के यहाँ नौकरी कर ली। व्यापारी ने उन्हें नौकरी उनके यह कहने पर दी कि जो काम दूसरे नहीं कर सकते वह वे कर लेंगे। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी जहाज पर अपना माल लादकर दूसरे देशों में व्यापार करने के लिए समुद्री रास्ते से चल पड़ा। अन्य नौकरों के अलावा उसके साथ विक्रमादित्य भी थे। जहाज कुछ ही दूर गया होगा कि भयानक तूफान आ गया। जहाज पर सवार लोगों में भय और हताश की लहर दौड़ गई। किसी तरह जहाज को एक टापू के पास लाया गया और वहां लंगर डाल दिया गया। जब तूफान समाप्त हुआ तो लंगर उठाया जाने लगा, मगर लंगर किसी से उठाए न उठा। अब व्यापारी को याद आया कि विक्रमादित्य ने यह कहकर नौकरी ली थी कि जो कोई नहीं कर सकेगा वे वह कर देंगे। उसने विक्रम से लंगर उठाने को कहा। लंगर उनसे आसानी से उठ गया। लंगर उठते ही जहाज तेज गति से बढ़ गया, लेकिन विक्रमादित्य टापू पर ही छूट गए। उनकी समझ में ही नहीं आया कि क्या किया जाए। द्वीप पर घूमने फिरने चल पड़े। नगर के द्वार पर एक पट्टिका टंगी थी जिस पर लिखा था कि वहां की राजकुमारी का विवाह पराक्रमी विक्रमादित्य से ही होगा। वे चलते चलते महल तक पहुँचे। राजकुमारी उनका परिचय पाकर खुश हुई और दोनों का विवाह हो गया। कुछ समय बाद वे कुछ सेवकों के साथ अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में विश्राम के लिए जहाँ डेरा डाला वही एक सन्यासी से उनकी भेंट हुई। सन्यासी ने उन्हें एक माला और एक छड़ी दी। उस माला की 2 विशेषताएं थी। उसे पहनने वाला अदृश्य होकर सब कुछ देख सकता था तथा गले में माला रहने पर उसका हर कार्य सिद्ध हो जाता। छड़ी से उसका मालिक सोने के पूर्व कोई भी आभूषण मांग सकता था। सन्यासी को धन्यवाद देकर विक्रमादित्य अपने राज्य लौटे। एक उद्यान में ठहरकर संग आए सेवकों को वापस भेज दिया तथा अपनी पत्नी को संदेश भिजवाया कि शीघ्र ही वे उसे अपने राज्य बुलवा लेंगे। उद्यान में ही उनकी भेंट एक ब्राह्मण और एक भाट से हुई। वे दोनों काफी समय से उस उद्यान की देखभाल कर रहे थे। उन्हें आशा थी कि उनके राजा कभी उनकी सुध लेंगे तथा उनकी विपन्नता को दूर करेंगे। विक्रमादित्य पसीज गए। उन्होंने सन्यासी वाली माला भाट को तथा छड़ी ब्राह्मण को दे दी। ऐसी अमूल्य चीजें पाकर दोनों धन्य हुए और विक्रम का गुणगान करते हुए चले गए। विक्रम राज दरबार में पहुंचकर अपने कार्य में संलग्न हो गए। 6 मास की अवधि पूरी हो गई। पुरुषार्थ तथा भाग्य अपने फैसले के लिए उनके पास आए। विक्रमादित्य ने फैसला दिया कि भाग्य और पुरुषार्थ एक दूसरे के पूरक है। उन्हें छड़ी और माला का उदाहरण याद आया। जो छड़ी और माला उन्हें भाग्य से सन्यासी से प्राप्त हुई थी, उन्हें ब्राह्मण और भाट ने पुरुषार्थ से प्राप्त किया। पुरुषार्थ और भाग्य पूरी तरह संतुष्ट होकर वहां से चले गए। बोलो राजा, क्या आप में है ऐसा न्यायप्रिय फैसला देने की दक्षता और अमूल्य वस्तुएं दान में देने का हृदय और सामर्थ्य? राजा फिर सोच में पड़ गए और तीसरे दिन भी सिंहासन पर नहीं बैठ सके। गरीब की जिंदगी। सुंदरपुर नाम के गांव में राधा नाम की औरत अपने बेटे सूरज के साथ रहा करती थी। उसके पति हाल ही में गुजर जाने की वजह से उसके परिवार को आधार देने वाला कोई नहीं था। इसीलिए राधा हमेशा कुछ न कुछ काम की तलाश में रहती थी।
ऐसे ही एक दिन राधा ने अपने घर का काम खत्म किया और काम की तलाश में घर के बाहर निकल पड़ी। उनके गांव में एक हलवाई की दुकान थी। राधा उस दुकान में गई। नमस्ते भाई साहब, मुझे आपके यहाँ कोई काम मिल सकता है क्या? नहीं बहन, मेरे यहाँ फिलहाल तुम्हारे लिए कोई काम नहीं है। भाई साहब, आप मुझे बर्तन मांजने बोलोगे तो भी मैं कर दूंगी। अरे नहीं बहन, ऐसा नहीं है, मगर मेरे यहाँ कुछ काम ही नहीं है। तुम चाहो तो शहर जाकर मेरे भाई के दुकान में काम कर सकती हो। मैं उससे बात करूंगा, वो तुम्हें काम पर रख लेगा। जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मगर जाना कौन से शहर है? अरे बहन, हमारे गांव के नजदीक है ना, किशनगढ़, वही शहर। मैं तुम्हें उसके दुकान का पता देता हूँ। ठीक है भाई साहब। राधा वहां से चली जाती है। अगले दिन राधा और सूरज किशनगढ़ के लिए रवाना होते हैं। वहां पहुंचकर राधा दिए हुए पते पर पहुंच जाती है और वहां जाकर, नमस्ते भाई साहब, मैं सुंदरपुर से आई हूँ। भाई साहब ने मुझे आपके यहाँ काम के लिए भेजा है। हाँ हाँ बहन, आओ। तुम्हें यहाँ कुछ बर्तन साफ करने होंगे, खाना वगैरह यही मिलेगा और महीने की 3,000 तनख्वाह दूंगा। चलेगा ना? हाँ भाई साहब, चलेगा। मैं काम पर कब आ सकती हूँ? कल से आ जाना बहन, ठीक है? आज रहने का बंदोबस्त कर लो। जी भाई साहब। ऐसा बोलकर राधा वहां से चली जाती है। तभी सूरज उससे पूछता है, माँ, अब हम कहाँ रहेंगे? देखते हैं बेटा, कोई किराए का मकान ढूंढते हैं। मगर उस दिन उन्हें कोई मकान किराए पर नहीं मिलता। वो दोनों पूरी रात सड़क पर ही गुजारते हैं। सुबह होते ही जल्द ही दोनों माँ बेटे उठकर दुकान में चले जाते हैं। कुछ देर बाद दुकान का मालिक राघव वहां आता है और राधा को इतने जल्दी आया हुआ देख, अरे राधा बहन, तुम यहाँ इतनी जल्दी क्यों आई हो? भाई साहब जल्दी उठकर यहाँ चली आई। और ये सामान? वो कल रात हमें कोई मकान किराए पर नहीं मिला, इसीलिए ये सामान भी साथ लेकर आई हूँ। ये बात सुन के राघव को बहुत बुरा लगता है। वो उससे कहता है, जब तक कोई मकान नहीं मिलता तब तक तुम यही रह सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, मैं ये आपका एहसान कैसे चुकाऊंगी? अरे भाई बोलती हो और एहसान की बात करती हो। राधा अपना सामान दुकान के एक कोने में रखकर अपना काम शुरू कर देती है। वो पूरे दुकान की साफ सफाई कर देती है और फिर बर्तन मांजना शुरू करती है। वहाँ बेटा सूरज भी दुकान में बैठकर राघव की छोटी मोटी मदद कर देता है। ये सब देखकर राघव बहुत खुश हो जाता है। अब इसी तरह हर रोज राधा और सूरज राघव की दुकान में मन लगाकर काम करने लगे। कुछ ही दिनों में राधा ने अपने लिए एक किराए का मकान भी ढूंढ लिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राघव ने राधा के काम से बहुत खुश होकर उससे कहा, बहन, तुम्हारा काम बहुत अच्छा है। मैं सोच रहा हूँ कि तुम मेरे घर में काम करो। तुम्हारी तनख्वाह 5,000 रुपए होगी। धन्यवाद भाई साहब। राघव उसे अपने बंगले का पता देता है। अगले दिन राधा और सूरज उस पते पर बताए हुए बंगले में जाते हैं। वहाँ उन्हें राघव की पत्नी सोनिया मिलती है। जी क्या चाहिए आपको? जी हमें राघव भाई साहब ने यहाँ भेजा है आपके यहाँ काम करने के लिए। अच्छा, तो आप वो हो, मुझे इन्होंने बताया था। मगर इस घर में काम करना है तो मेरी शर्तें तुमको मंजूर करनी पड़ेगी। जी मालकिन, आप जैसा कहोगी वैसा ही काम होगा। देखो, मेरा बेटा विक्की है, किसी ने उसकी चीजों को हाथ लगाया तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इसीलिए तुम्हारे बेटे को बता देना कि उसके कमरे में ना जाए, उससे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। जी मालकिन, जैसा आप कहे, मेरा बेटा कुछ नहीं करेगा, आप चिंता मत कीजिए। अब ऐसे ही एक दिन सूरज को विकी के खिलौनों में से एक गाड़ी बहुत पसंद आती है और वो उसे लेकर खेलने लगता है। ये देखकर सोनिया उस पर चिल्लाती है, रखो वहाँ, तुम्हें हाथ लगाने के लिए किसने कहा? राधा! उसकी चीख सुनकर राधा वहाँ आ जाती है। क्या हुआ मालकिन? तुम्हें पता है ना, विकी के किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाना है। मालकिन गलती हो गई होगी, मालकिन छोटा समझकर माफ कर दीजिए। ऐसा कहकर राधा की आंखों में पानी आ जाता है। हाँ ठीक है, मगर आज के बाद विक्की के किसी भी सामान को सूरज ने छूना नहीं चाहिए। जी मालकिन, मैं याद रखूंगी और उसको भी समझा दूंगी। सोनिया वहाँ से चली जाती है और राधा अपने बेटे को समझाने लगती है। सूरज, तुम्हें बताया था ना कि विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, फिर तुमने उसकी गाड़ी को हाथ क्यों लगाया? माँ, मुझे वो गाड़ी बहुत पसंद आई, इसलिए मैं उसे उठाकर देख रहा था। बेटा, आज के बाद विक्की की चीजों को हाथ नहीं लगाना, ठीक है? हाँ माँ, नहीं लगाऊंगा। ऐसे ही एक दिन राधा सब्जियां लाने के लिए बाजार गई थी और सोनिया भी बैंक का कुछ काम होने की वजह से घर से बाहर थी। घर में सिर्फ विकी और सूरज ही थे। विकी अपने कमरे में खेल रहा था।
खेलते खेलते उसकी बॉल घर में एक जगह ऊपर अटक गई और उस बॉल को निकालने के लिए विकी ने एक कुर्सी ली और उस पर चढ़ गया। उस बॉल को निकालते निकालते अचानक उसका पैर फिसल गया और वो उस कुर्सी से नीचे गिर गया। गिरते ही वो बेहोश हो गया। उसकी आवाज सुनकर सूरज वहां आया और उसने देखा कि विकी बेहोश हो गया है। उसे समझ नहीं आया कि क्या किया जाए। वो मदद ढूंढने के लिए तुरंत घर के बाहर निकला। वहां उसे एक आदमी दिखाई दिया और सूरज उससे मदद मांगने लगा। चाचा, चाचा मुझे आपकी मदद चाहिए, क्या आप मेरी मदद करोगे? हाँ बेटा, मगर क्या हुआ है बताओगे? सूरज सारी बात उस आदमी को बता देता है और उसकी मदद मांगता है। अब वो आदमी सूरज के साथ घर में चला जाता है। वो विकी के पिताजी को फोन करके सब बता देता है और तुरंत विकी को अस्पताल में लेकर जाता है। कुछ देर बाद सोनिया घर आकर देखती है तो उसे घर में कोई दिखाई नहीं देता। वो अपने पति को फोन करती है। तब उसे पता चलता है कि विकी नीचे गिरकर बेहोश हो गया था और उसे अस्पताल लेकर गए हैं। तभी राधा वहां आती है। मालकिन क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हो? अरे विक्की कुर्सी से नीचे गिरकर बेहोश पड़ गया है और उसे अब अस्पताल में भर्ती किया हुआ है। कुछ नहीं होगा विक्की को, चलो हम अस्पताल जाकर देखते हैं। ऐसा बोलकर सोनिया और राधा अस्पताल में जाते हैं। अस्पताल जाने के बाद सोनिया रोने लगती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां आते हैं। डॉक्टर, कैसी है विकी की तबीयत? उसे कोई खतरा तो नहीं है ना? नहीं, उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, मगर समय में अस्पताल में लाने की वजह से बहुत बड़ा खतरा टल गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर। धन्यवाद मेरा नहीं, इस आदमी का कीजिए जो समय रहते इसको यहाँ पर लेकर आया। जी डॉक्टर। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे बच्चे की जान बचाई। अरे भाई साहब, मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया है इस बच्चे ने किया है। इसी ने मुझे बुलाकर अस्पताल में लेकर जाने के लिए कहा। अगर इसने समय पर कुछ नहीं किया होता तो न जाने आज क्या हो जाता। इसके तेज दिमाग की वजह से ही आपका बच्चा बच पाया। आप सही कह रहे हो बेटा सूरज, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चाचा, ये तो मेरा दोस्त है ना, मैंने अपने दोस्त के लिए सब किया। राधा, आज से तुम हमारे घर की सदस्य हो, हमारे ही घर में रहोगी, समझी? सच में मालकिन? हाँ, मुझे ऐसे प्यार करने वाली बहन और बेटा हमेशा के लिए चाहिए। और इस तरह से अब राधा और सूरज राघव के परिवार का एक हिस्सा बनकर हंसी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हर व्यक्ति की कदर करनी चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब।